जय हिंद साथियों, राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए, जहां हम बात करेंगे केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड खबरों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं हमारी आज की न्यूज, आज की खबर क्या है। तो दोस्तों, उत्तराखंड गवर्नर ने अप्रूव कर दिया है यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026। अभी देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, ध्यान से समझेंगे आप लोग बच्चों। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है कि सभी के लिए सेम कानून बनाना, सभी के लिए सेम कानून बनाना, ठीक है बच्चों, सभी के लिए एक ही तरीके का, यानी कि सेम कानून बनाना। अब इसका क्या मतलब है सर? तो देखिए बच्चों, ये प्रॉब्लम कहां से आती थी, जैसे मान लीजिए कि सरकारें हमेशा चाहती हैं कि इंटरकास्ट मैरिज हो या जाति पाति खत्म हो या फिर धर्म में भेदभाव खत्म हो। अब चाहती है कि नहीं चाहती है अलग बात है, लेकिन सरकारें बताती तो है ही ताकि जनता उनके फेवर में रहे। तो यहां अगर कोई हिंदू लड़की है, मुस्लिम लड़का है, या मुस्लिम लड़का है, हिंदू लड़की है, तो जाहिर सी बात है, अब ये शादी करने जाते थे ना, तो मुस्लिम को मुस्लिम मैरिज एक्ट फॉलो करना पड़ता था और हिंदू को हिंदू मैरिज एक्ट फॉलो करना पड़ता था। यानी कि अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते थे, अलग अलग तरीके के रूल होते थे, अलग अलग तरीके के रेगुलेशंस होते थे। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कितने तरीके की समस्याएं आती थी जब हर एक के लिए अलग अलग कानून होता था। तो अभी उत्तराखंड सरकार, यानी उत्तराखंड एक पहला ऐसा स्टेट बन गया था 2025 में। 2025 में इसने लागू किया था बच्चों, याद रखना, 2025 में इसने लागू किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है बच्चों। यानी कि सभी के लिए सेम कानून रहेगा, सभी के लिए, शादी से रिलेटेड हो, लिव इन में रहने से रिलेटेड हो, सभी के लिए सेम कानून यहां पर बनाया जाएगा। ऐसा मतलब बनाया गया था, 2025 में किया गया था। लेकिन कोई भी कानून है एकदम से परफेक्ट तो होता नहीं है, वो अप्लाई होगा तो पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे कौन सी कमियां है, कौन सी कमियों को हमको दूर करना है। तो 2026 में इसको रिव्यू किया गया और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। तो अमेंडमेंट्स हो या फिर कोई भी कानून हो, जब तक कि गवर्नर पास नहीं करता तो जाहिर सी बात है भैया, वो अप्लाई नहीं किया जाता। तो आप देखोगे, गवर्नर गुरमीत सिंह ने इसको अप्रूव भी कर दिया कि हाँ भैया, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है, आप लागू करो, यानी कि ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया है। क्लियर है पॉइंट बच्चों, याद रखना। और ये 2025 में आया था, जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूं। अब इससे क्या होगा? अब देखिए, गुरमीत सिंह ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड संशोधन अध्यादेश जारी किया, 2026 को मंजूरी भी दे दी, जो 2025 के समान नागरिक संहिता को मजबूत करता है, प्रक्रिया संबंधी दंडात्मक और अपील सुधारों को पेश करता है। यानी कि 2025 में जो भी कमियां थी, उन सभी कमियों को दूर करता है। कौन सा? 2026 वाला ये अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा, डिजिटल पंजीकरण को मान्यता दी गई, यानी कि इस तरीके की तमाम चीजों को बढ़ावा मिलेगा। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है किस राज्य ने सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई किया था? तो उत्तराखंड ने अप्लाई किया था। चलिए, अगला आता है, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी कंक्लूड्स रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। अभी देखिए, बीटिंग द रिट्रीट समारोह क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जब हम लोग 26 जनवरी की परेड देखते हैं ना, 26 जनवरी की परेड देखते हैं, तो जो आखिरी दिन होता है, अभी हम लोग देखिए 26 जनवरी 2026 का जो हम लोगों ने परेड देखा है, तो उसका लास्ट डे है ना, लास्ट डे यानी कि जो आखिरी दिन होता है, उसे हम लोग कहते हैं बीटिंग द रिट्रीट समारोह। क्या कहते हैं? बीटिंग द, क्या कहते हैं? बीटिंग द रिट्रीट, रिट्रीट रिट्रीट सेरेमनी कहते हैं हम लोग, ठीक है, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के नाम से हम लोग जानते हैं। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी यानी बीटिंग द रिट्रीट समारोह। तो ये न्यूज में इसलिए है बच्चों कि पहले ये 26 जनवरी को परेड होती थी और 26 जनवरी को ही कंक्लूड हो जाती थी, समापन हो जाता था, सब खत्म हो जाता, राष्ट्रपति जी आधिकारिक रूप से इसको समाप्त कर देती थी। लेकिन 2022 में ये तय किया गया कि नहीं, ये 26 जनवरी जो हमारी 4 दिन मनाई जाएगी, नॉट 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस हमारा 4 दिन मनाया जाएगा, 2022 में अनाउंस किया था। जिसमें आप लोग देखोगे 23 तारीख सबसे पहले आती है। 23 तारीख को क्या है? पराक्रम दिवस है। पराक्रम पराक्रम दिवस है बच्चों, ठीक है, पराक्रम दिवस है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस, ठीक है। उसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, आप सभी को पता है। उसके बाद 27 28 तारीख को एक ही दिन में गिना जाता है, और उसके बाद 29 तारीख, 29 जनवरी, ठीक है बच्चों। तो ये 4 दिन, मतलब ये 7 दिन होता है, लेकिन 4 दिनों में हमने इसको बांट रखा है। तो 4 दिन हम लोग क्या कहते हैं?
कि गणतंत्र दिवस मनाएंगे, ऐसा घोषित किया गया था 2022 में। तो पहले जो समापन हो जाता था 26 जनवरी को, वो समापन अब 29 जनवरी को हो रहा है, यानी कि आज समापन हो जाएगा, यानी कि आज समाप्ति हो जाएगी ऑफिशियली। ये पूरी जो परेड 26 जनवरी की, इसका समापन राष्ट्रपति जी के द्वारा 29 तारीख यानी कि आज कर दिया जाएगा। क्लियर बच्चों? तो आप देखोगे गणतंत्र दिवस की समारोह जिसे 2022 से 4 दिन तक आधिकारिक रूप से मनाया जाता है, 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट समारोह के साथ समापन हुआ, जो सैन्य परंपरा, अनुशासन और गणतंत्र दिवस का औपचारिक समापन दर्शाता है, यानी कि ऑफिशियली इसको खत्म कर दिया जाएगा, आज कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एएससी अर्जुन, इंडियन रेलवे फर्स्ट ह्यूमनॉइड सिक्योरिटी रोबोट। अब देखिए एक रोबोट बनाया गया है विशाखापट्टनम में, रेलवे स्टेशन में रखा गया है, एएससी अर्जुन नाम है इसका, भारतीय रेलवे का पहला ह्यूमनॉइड सुरक्षा रोबोट। ह्यूमनॉइड शब्द का मतलब क्या होता है? बिल्कुल मानव तरीके से काम करने वाला, इंसानों की तरीके से चलेगा, इंसानों की तरीके से बात करेगा, इंसानों की तरीके से वार्निंग देगा, ये सब कुछ करेगा। अब ये रोबोट को इंडियन रेलवे ने विशाखापट्टनम में डिप्लॉय किया है, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर इसको डिप्लॉय किया रखा है। और आप देखोगे आरपीएफ की निगरानी में ये रखा गया, यानी कि ये पूरा आरपीएफ की निगरानी में काम करेगा ये रोबोट। ठीक है बच्चों, अब ये रोबोट कैसे काम करेगा? ये रोबोट एआई के जरिए काम करेगा, एआई सर्वेलेंस रखेगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बताएगा कि भैया भीड़ वहां पे ज्यादा है, वहां पे मत जाओ, अनाउंसमेंट अपने आप ही कर देगा कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे कौन सी ट्रेन आ रही है, यानी कि तमाम तरीके के काम ये कर सकता है। जैसे कि एआई सर्वेलेंस करेगा, क्राउड कंट्रोल करेगा, यानी कि भीड़ को मैनेज करेगा, जिधर भीड़ है उधर बताएगा कि उधर भीड़, उधर मत जाओ, उधर जा सकते हो, उधर भीड़ नहीं है, लोगों को अनाउंसमेंट अपने आप करता रहेगा। पैसेंजर्स का असिस्टेंस करेगा, यानी पैसेंजर को जो कोई सलाह करनी होगी, कोई बातचीत पूछनी होगी, तो प्रॉपर पैसेंजर की सलाह का जवाब देगा। इमरजेंसी रिस्पांस भी देगा, इमरजेंसी कोई रेलवे स्टेशन पे आ गई तो इस रिस्पांस देगा। और ये सब कुछ आप लोग देखोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किया जाएगा। नाम क्या है बच्चों? एएससी अर्जुन रोबोट। ये इंसानों के तरीके से काम करेगा, विशाखापट्टनम में इसको डिप्लॉय किया गया है। तो एएससी अर्जुन भारतीय रेलवे का पहला मानवाकार सुरक्षा रोबोट है, जिसे जनवरी 2026 में विशाखापट्टनम में तैनात किया गया। आरपीएफ द्वारा विकसित यह निगरानी, भीड़ नियंत्रण, यात्री सहायता और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए एआई का उपयोग करता है। क्लियर बच्चों? यहाँ पे चलिए आगे देख लेते हैं। अभी बजट पेश होने वाला है, आप सभी को पता है बच्चों, है ना? बजट पेश हो जाएगा, तो फरवरी में पेश होने वाला है, 1 फरवरी को। अब देखोगे कि जब भी बजट पेश होता है ना, तो उसके एक दिन पहले आप यहाँ पे क्या देखोगे कि जो इकोनॉमिक सर्वे पास किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे का मतलब पिछले साल हमारी अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीज हुआ। जैसे कि मान लीजिए कि डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है बच्चों? ठीक है, डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है, हमारी बॉडी को स्कैन करता है ना, कि भैया क्या क्या कमियां थी, है ना, क्या क्या कमियां है तुम्हारी बॉडी में। वैसे ही पिछले साल जो कुछ भी हम लोगों ने को इम्प्रूव किया हमारी अर्थव्यवस्था में, तो पूरी अर्थव्यवस्था को स्कैन किया जाता है कि कमी कहां रह गई है, उसी के आधार पर पूरा बजट बनाया जाता है, सलाह दिया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि ये आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे 2026 जो है, ठीक है, इसको प्रेजेंट किया जाने वाला है, ठीक है, हमारे पार्लियामेंट में। और इसी पार्लियामेंट में क्या डिस्कशन होगा, ठीक है, आज इसको मतलब डिस्कस किया जाएगा, याद रखेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक सर्वे जो है ना, ये एक मतलब जरूरी नहीं है कि सरकार मान ही ले, ये सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइस होती है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी होती है, यानी कि एडवाइजरी बॉडी यानी कि एडवाइस ही होती है, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइस होती है, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं होती है। सरकार की मर्जी है मानना या ना मानना, नो डाउट, ठीक है, यहाँ पे अच्छे अच्छे मशवरे दिए जाते हैं, सलाह दिए जाते हैं, क्योंकि पूरी इकोनॉमी को जांच किया जाता है, पिछले साल की इकोनॉमी को, उसके आधार पर सलाह दिए जाते हैं, जो सही बात है भाई साहब। तो देखिए, द इकोनॉमिक सर्वे 2026 इज एन एनुअल हर साल आता है, सभी को पता है, नॉन बाइंडिंग रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। नॉन बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? सरकार बाध्य नहीं है, सरकार को जरूरी नहीं है कि आपकी बात मान ले, आप सिर्फ और सिर्फ एडवाइस कर सकते हो, और सरकार एडवाइस को माने ना माने ये सरकार की मर्जी है, ठीक है। दैट रिव्यूज इंडिया इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इंडिया की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है की चैलेंजेस, यानी कि क्या क्या समस्याएं हैं हमारी अर्थव्यवस्था में, वो बताई जाती है। पॉलिसी को गाइडलाइंस दी जाती है, गाइड, कि भाई आप जो पॉलिसी बनाएगी सरकार, हमने ये पूरा पता लगाया है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये कमी है, डिफेंस के क्षेत्र में ये कमी है, तो इन सभी के आधार पर आप पॉलिसी बना सकते हो। क्लियर पॉइंट बच्चों? और इसे अभी आज पेश किया जाएगा 29 जनवरी को 2026, जो आज ही के दिन, ठीक है बच्चों, याद रखना। और
इसी के आधार पर पूरा पूरा बजट आगे सुनाया जाएगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2026 एक वार्षिक गैर बाध्यकारी रिपोर्ट है जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। यह भारत के आर्थिक प्रदर्शन की समीक्षा करता है, प्रमुख चुनौतियों को उजागर करता है और नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसे 29 जनवरी 2026 को संसद में मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा केंद्र में पेश किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। अगली जो न्यूज आती है आपकी, जस्ट पे बिकम्स इंडिया फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ 2026। देखिए यूनिकॉर्न बहुत सारे हैं, यूनिकॉर्न बहुत सारे हैं, लेकिन 2026 का पहला यूनिकॉर्न बना है, 2026 का पहला यूनिकॉर्न बना है। और यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है, जो $1 बिलियन की संपत्ति कर ले उसे हम लोग यूनिकॉर्न कहते हैं। क्लियर बच्चों, याद रखिएगा। तो जस्ट पे एक बेंगलुरु की कंपनी है, जस्ट पे एक फिनटेक है। फिनटेक का मतलब जब भी हम लोग बात करते हैं ना, तो फाइनेंशियल प्लस टेक्नोलॉजी। ठीक है बच्चों, टेक्नोलॉजी कहते हैं। फाइनेंशियल प्लस टेक्नोलॉजी क्या कहलाता है, ठीक है बच्चों, फिनटेक कहलाता है, फिनटेक कहलाता है। तो जस्ट पे बेंगलुरु की एक कंपनी है, ये इंडिया की फर्स्ट यूनिकॉर्न बन चुकी है 2026 की। इंडिया की 2026 की फर्स्ट यूनिकॉर्न बन चुकी है आफ्टर रेजिंग 50 मिलियन इन सीरीज डी फंडिंग, यानी कि 50 मिलियन की इसको फंडिंग इसने इकट्ठी कर चुका है ये। तो आप देखोगे 50 मिलियन, और उसके बाद इसकी जो वैल्यूएशन है $1.2 बिलियन की हो चुकी है। यूनिकॉर्न में कौन सी कंपनियों को लिस्ट करते हैं हम लोग, जो $1 बिलियन तक इकट्ठा कर ले। $1 बिलियन जिसके पास होता है उसको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, $1.2 बिलियन का पूरी आपको संपत्ति दिखाई देगी। रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन इंडिया यूपीआई ड्रिवन डिजिटल पेमेंट एंड ग्लोबल फिनटेक। ये क्या दिखा रहा है कि भारत का जो यूपीआई सेक्टर है, भारत का जो फिनटेक सेक्टर है, कितना ज्यादा मजबूत है कि लोग भैया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। याद रखना, ये जो मैं फंडिंग बता रहा हूं, फंडिंग का मतलब क्या होता है कि लोग आप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये जस्ट पे में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, और इन्वेस्टमेंट इसने $50 मिलियन इन्वेस्टमेंट से इकट्ठा किया भाई साहब, और टोटल इसके पास $1.2 बिलियन की पूरी इसका नेटवर्थ हो चुका है। बेंगलोर स्थित फिनटेक कंपनी जस्ट पे $50 मिलियन की सीरीज डी फंडिंग जुटाने के बाद 2026 की भारत की पहली यूनिकॉर्न बन गई। इसकी वैल्यूएशन $1.2 बिलियन तक पहुंच गई, जो भारत में यूपीआई संचालित डिजिटल भुगतान और वैश्विक फिनटेक विकास में निवेशकों का मजबूत विश्वास को दर्शाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगली जो न्यूज आती है, आईआईटी गुवाहाटी ने डेवलप कर लिया है भाई साहब कि जब ग्लेशियर से होने वाले जो हजार चीज है ना, मतलब ग्लेशियर से होने वाली जो नुकसान है, ग्लेशियर से होने वाली जो आपको मतलब आपदाएं आने वाली है, उसके बारे में एक एडवांस टेक्नोलॉजी ढूंढ ली है कि हमको पहले से ही पता चल जाएगा कि ग्लेशियर से कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो आईआईटी गुवाहाटी ने ग्लेशियर खतरों की भविष्यवाणी करने के लिए तकनीक विकसित कर लिया है। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने यानी कि रिसर्चर ने पूर्वी हिमालय में हिमनद जोखिमों की भविष्यवाणी करने की। हिमनद का मतलब क्या होता है, ग्लेशियर से आने वाली जोखिम। अब ग्लेशियर से आने वाली जोखिम क्या है, देखिए ग्लेशियर से ना जब बर्फ पिघलती है तो इतना ज्यादा पानी पिघलता है कि नदियां भर जाती हैं, पहाड़ों के बीच से पानी निकलता है और वो जम जाती हैं, वो जमती जाती हैं। लेकिन एक दिन जब ओवरलोड हो जाता है तो फटती हैं तो ऐसे तूफान आ जाता है पानियों का। तो आप लोग देखोगे बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अभी शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिमालय में हिमदत जोखिमों की भविष्यवाणी करने के लिए एक विधि विकसित की है, जिसमें 492 संभावित हिम नदी झील स्थलों की पहचान की गई है। यानी कि अब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने क्या ढूंढा है कि 492 संभावित हिम नदी झील स्थल हैं अभी, यानी कि वो नदियां, वो झीलें जो कि ग्लेशियर की बर्फ पिघलने से जो पानी निकलता है उस पानी से चलती हैं, उस पानी से भरी भूरी रहती हैं, उन नदियों को हम लोग क्या बोलते हैं, हिम नदी झील कहते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चों, यह स्थल भविष्य में हिमनद झील फूट यानी कि ग्लोफ, देखो याद रखना, ठीक है, ग्लोफ का मतलब क्या होता है, ग्लेशियर लेक
आउटबर्स्ट फ्लड, यानी कि जब ग्लेशियर का पानी जम जाता है और वो एकदम से फटता है तो बाढ़ आती है और वो तूफान लेकर के आती है अपने साथ, यानी कि बहुत ज्यादा आपदा, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है हमारे को, तो ग्लोफ कहते हैं। तो इस तरीके की अगर ग्लोफ आती है, बाढ़ आती है, तो हमको अब पता चल जाएगा, क्योंकि यहां पर आईआईटी गुवाहाटी ने ग्लेशियर खतरों की भविष्यवाणी करने के लिए एक तकनीक विकसित कर दी है। तो पूछा जा सकता है आप लोगों से कि किस किस आईआईटी ने ग्लेशियर से आने वाले खतरों की भविष्यवाणी करने के लिए टेक्नोलॉजी का या फिर टेक्निक का यहाँ पे एक मतलब उत्पादन कर दिया है, या फिर यूं कह लीजिए खोज कर दिया है, या यूं कह लीजिए कि बना दिया है ऐसी टेक्नोलॉजी। तो आप सभी को बताना है कि आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है बच्चों, चलिए, अंतरराष्ट्रीय डेटा गोपनीयता, ठीक है, गोपनीयता दिवस 28 जनवरी 2026 को मनाया जाता है। ठीक है, कल अपन लोगों ने धूमधाम से मनाया भाई साहब, यानी कि इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या बताता है, डेटा एक ऐसी चीज है ना बच्चे, जो आपको बर्बाद भी कर सकता है, अब आबाद भी कर सकता है। डेटा क्या, यानी कि आपकी खुद की इंफॉर्मेशन, उसको डेटा बोलेंगे ना। अगर मेरे बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई ले जाकर मिसयूज कर रहा है भाई, तो मेरा अधिकार है, राइट टू प्रिवेसी का, कि भाई मेरा अधिकार है कि मेरा डेटा को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इंटरनेशनल डेटा प्रिवेसी डे, इंटरनेशनल डेटा प्रिवेसी डे 2026 ऑब्जर्व किया गया, यानी कि मनाया गया 28 जनवरी को, कल मनाया गया। इस दिन हम लोग महत्व, यानी डेटा के महत्व को उजागर करते हैं। दिस डे हाइलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग पर्सनल डेटा, की जो हमारा पर्सनल डेटा है ना, उसको प्रोटेक्ट करना है हमें, इस बात को हाईलाइट किया जाता है। इंडिया जो है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रिवेसी को महत्व देता है, इसलिए इंडिया ने ही यहाँ पे डीपीडीपी एक्ट लेकर के आया था, डीपीडीपी 2023 एक्ट लेकर के आया था। यानी कि डीपीडीपी वो एक्ट है, वो अधिनियम है जो कि हमारे पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर पॉइंट बच्चे याद रखना, ठीक है, तो पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है बच्चे याद रखना। तो अब देखो, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। जैसे कि हम लोग आधार कार्ड कहीं देते हैं, अपलोड कर देते हैं, वो डेटा कहीं और जा रहा है, कोई और इस्तेमाल कर रहा है, तो उन कंपनियों के खिलाफ जो हमारा डेटा इस्तेमाल कर रही है, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये अधिनियम आया था 2023 में। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पे भारत मतलब इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक है, इस चीज को लेकर के भारत बहुत ज्यादा चिंतित रहता है कि हाँ भैया, इस तरीके के डेटा कहीं भी मिसयूज नहीं हो जाए, तो इसके लिए अधिनियम भी बना दिया गया है। क्लियर पॉइंट। अब इसका जो रूल्स बनाए गए हैं 2024 में, और इसके लिए जो बजट पेश किया गया है, 782 करोड़ का बजट पेश किया गया है। तो आप देखो, अंतरराष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को मनाया गया, और ये अवेयरनेस फैलाई जाती है इंटरनेशनल लेवल पे कि हमारा डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई उसे यूज ना कर पाए, और इसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ये सबको सबको सिखाई जाता है। और भारत ने 2023 में एक एक्ट पास किया था जो कि हमारी प्रिवेसी को दर्शाता है, और 782 करोड़ का बजट भी आप लोगों को दिखाई देगा। तो अंतरराष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस 2026 28 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, यह दिन व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के महत्व को उजागर करता है। भारत ने डीपीडीपी अधिनियम 2023, डीपीडीपी नियम 2025 और 782 करोड़ की साइबर सुरक्षा आवंटन के माध्यम से गोपनीयता को मजबूत किया, जिससे सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल सेवाएं सुनिश्चित होती है। ठीक है बच्चों, चलिए, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सभी जानते होंगे इनको, अजीत पवार जी। ठीक है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी का निधन हो गया एक प्लेन क्रैश में। और ये प्लेन क्रैश हुआ है भाई साहब, तो बारामती में हुआ है। प्लेन क्रैश हुआ है तो बारामती में हुआ है। बारामती इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। ठीक है बच्चों, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बारामती ही थी, यानी कि इनका जो संविधान, इनका जो चुनाव क्षेत्र था, वो बाराबंकी था। 9 बार लगातार, 9 बार लगातार ये इलेक्शन जीते थे, याद रखेगा, 9 बार लगातार इलेक्शन जीते थे। इतनी ज्यादा इनकी प्रख्यात ख्याति हुआ करती है। तो तकरीबन तकरीबन महाराष्ट्र के एरिया में इन्होंने देखा, पूरा महाराष्ट्र में तकरीबन 3 डिकेड तक, 3 दशकों तक इन्होंने रूल किया है। और जो आपने शरद पवार जी का नाम जरूर सुना होगा, तो शरद पवार जी के भतीजे हैं ये, शरद पवार जी के भतीजे हैं ये, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो अभी इन्हीं की 28, यानी कि कल 28 जनवरी को एक प्लेन क्रैश हुआ, और प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी की मृत्यु होगी प्लेन
क्रैश में 28 जनवरी 2026 को ड्यूरिंग हिज लॉन्ग पॉलिटिकल करियर। इनका बहुत अच्छा खासा पॉलिटिकल करियर भी रहा है। याद रखिएगा कि पहली बार 1991 में लोकसभा का इलेक्शन ये जीते थे पहली बार। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा काम करते थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एक्सप्रेस ग्रीफ ओवर हिज अल्टीमेटली डिमाइज। ये तो बहुत सारे नेताओं ने बताया कि भैया दुख है, हमें उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये तमाम तरीके की चीजें तो खैर होती ही रहती हैं। इनकी मृत्यु पर राज्य ने 3 दिन का शोक, 3 दिन का आधिकारिक शोक अनाउंस किया है। 3 दिन का आधिकारिक शोक अनाउंस किया है। ठीक है बच्चों, 3 दिन का आधिकारिक शोक अनाउंस किया है। और काफी ज्यादा दुख की बात है, हमारे भारत देश ने एक बहुत बड़ा रत्न खो दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार 28 जनवरी 2026 को हवाई जहाज दुर्घटना में निधन हो गए। अपने लंबे राजनीतिक करियर के दौरान उन्होंने राज्य के विकास और जन कल्याण में योगदान दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके मृत्यु पर दुख जाहिर किया है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे और एंजॉय जरूर किया होगा। इसी तरीके को और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।